Okay guys, this video is going to be both in English and Hindi because मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ऑप्शन समझने में. सो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो वेरी शॉर्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो पहली बात तो ऑप्शन क्या है. ओके, ऑप्शन एज द वर्ड सेज इज एन ऑप्शन to buy or sell the underlying stock, but it is not an obligation, right? So it is not an obligation. By that what we mean is कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ऑप्शन का कन्वर्शन करना ही है स्टॉक में. बट रिसेंटली जो सेबी के रूल्स आए हैं उसके उसके हिसाब से आप अगर मैच्योरिटी वीक में कोई भी लॉन्ग ऑप्शन लेते हो और आप इन द मनी हो, सो जो भी आपका डिफरेंशियल अमाउंट है उसका एक मार्जिन भरना पड़ता है, भले आप ऑप्शन का डिलीवरी लो या ना लो. सो दिस इज़ बेसिकली सो दैट स्पेकुलेशन थोड़ा कम हो जाए मार्केट में. बट एज अ कॉन्सेप्ट ऑप्शन इज एन ऑप्शन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग स्टॉक, बट इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, राइट? इट इज़ if it is in profit, you might just square off the transaction and keep the differential amount as the profit. या अगर तुम्हारा स्टॉक या अंडरलाइंग स्टॉक तुम्हारे ऑप्शन प्राइस तुम्हारे बाइंग प्राइस से नीचे है, सो यू विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड यू विल लेट इट एक्सपायर वर्थलेस. आप कुछ नहीं करोगे, या तो आप स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक कर लोगे, बट आप अंडरलाइंग स्टॉक को प्रीमियम में नहीं खरीदोगे क्योंकि मार्केट में उससे सस्ता स्टॉक मिल रहा है, राइट? सो लेट्स टेक एन ऑप्शन एग्जाम्पल. से सपोज रिलायंस का ऑप्शन. Reliance is a very big stock. I'll not take that because not a good example. So let's say Tata Motors. Tata Motors right now is at 129. Okay. अभी मुझे लगता है कि 140 जा सकता है टाटा मोटर्स, तो मैं 140 का कॉल ले लेता हूँ एंड सपोज मैं उसके लिए 11 रुपया प्रीमियम भर देता हूँ, जो इनका डिफरेंस है. अज्यूमिंग दैट एग्जाम्पल 11 रुपये उसका प्रीमियम भर देता हूँ और एंड आई सपोज उसका लॉट साइज आई डोंट नो व्हाट इज इट, मे बी 4000 होगा. सपोज का 4000 है तो मैं 44,000 के आसपास लॉट साइज का अमाउंट भर देता हूँ. अब एक्सपायरी के दिन अगर टाटा मोटर्स 130 पे है तो मेरा प्रीमियम गिर के 11 रुपये से 1 रुपये हो गया रहेगा. अब या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 140 पे स्टॉक खरीद लूँ जो मार्केट में अभी 130 में बिक रहा है, बट उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि मैं मार्केट में 130 से ले सकता हूँ, तो मैं 140 में क्यों लूँ, वो भी 4000 स्टॉक का क्वांटिटी डिलीवरी. उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, इस 10 रुपये का लॉस बुक कर लूँगा. इस 10 रुपये का लॉस बुक करके मैं 40,000 का लॉस बुक करके निकल जाऊँगा, ना कि मार्केट में 140 में ये माल खरीदूँगा जो मार्केट में 130 का मिल रहा है. सो दैट इज़ इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज़ एन ऑप्शन, राइट? सो काफ़ी टाइप के ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती है. OTC मार्केट में भी ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आपको कंपल्सरीली डिलीवरी लेनी पड़ती है, बट those are different things. As a normal trader, you don't have to take the delivery of the stock. It's not an obligation. Yeah, but you have to pay the margin money in the final week of the expiry as per the new rules. Okay, so writers कौन होते हैं? तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स बायर्स होते हैं बिकॉज राइटर्स को बहुत ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है. सो राइटर्स आर सेलर्स इन द मार्केट, राइट? सो लास्ट एग्जाम्पल में जो मैंने 140 का टाटा मोटर्स का कॉल लिया, वो मैंने तब लिया जब कोई सेलर आके उस मार्केट में उसने बोली लगाया कि भाई 140 का मैं कॉल बेच रहा हूँ 11 रुपये में. जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वो राइट नहीं करेगा तब तक बायर को ये दिखेगा नहीं मार्केट में, राइट? जब तक कोई चीज़ मार्केट में आएगी नहीं तो बायर बाय कैसे कर सकता है उसे? सो राइटर्स आर द सेलर्स इन द मार्केट. सो उसने राइट किया कि 11 रुपये में वो एक ऑप्शन बेच रहा है टाटा मोटर्स का. अब इस 11 रुपये के लिए इस जो 44,000 को उसको सपोज जो प्रीमियम मिलने वाला है उसके लिए उसको क्लोज टू, इफ माई कैलकुलेशन इज राइट, क्लोज टू अराउंड थिंक सो 3 to 4 lakhs या 5 lakhs का मार्जिन रखना पड़ता है ब्रोकर अकाउंट के साथ. ये इसलिए होता है क्योंकि अगर बायर ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया कि उसे स्टॉक चाहिए 140 पे, सो मार्केट में जो सेलर है उससे उतनी पैसे रखने पड़ते हैं ब्रोकर के पास कि अगर ऑब्लिगेशन का डिलीवरी मांगा गया तो वो मार्केट में उस डिलीवरी को फुलफिल कर सकता है. एंड सेलर्स का एक दूसरा रीज़न ये भी होता है बिकॉज सेलर्स आर ओपन टू अनलिमिटेड रिस्क, राइट? अभी उसने 140 पे सेल कर दिया है, अब 140 से नीचे जाके तो 0 तक जा सकता है, राइट? 0 उसका लिमिट है. तो बायर को लॉस कितना हो सकता है? मैक्सिमम 140 का लॉस हो सकता है. स्टॉक 0 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट ऊपर के साइड पे तो कोई लिमिट ही नहीं है. ये तो 140 है, ये 200 हो सकता है, ये 300 हो सकता है, ये 400 हो सकता है. सो सेलर को तो अनलिमिटेड रिस्क है. सो बिकॉज उसको अनलिमिटेड रिस्क है, उसको हर एक डिफरेंस का मार्जिन ब्रोकर के पास रखना पड़ता है, एक्सचेंजेस के पास रखना पड़ता है, सो दैट कल को अगर मार्केट में
ज़्यादा मूवमेंट आ गया अपर साइड पे तो सेलर डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, इसलिए सेलर को मार्जिन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है. बट यूजुअली वी हैव सीन दैट सेलर्स बेनिफिट फ्रॉम द ऑप्शन प्रीमियम, दे ईट योर ऑप्शन प्रीमियम. उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है फुल ऑप्शन ट्रेडिंग का, 42 मिनट्स का वीडियो है, वो आप देख सकते हो. बट ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग में ना घुसे, बिकॉज वो एक अलग ही गेम है एंड उसके लिए काफ़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए. ये वीडियो बनाने का एजेंडा सिंपल है कि एज अ रिटेल ट्रेडर आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो मार्केट से, रीडिंग वेरी सटल पॉइंट्स ऑफ द मार्केट. ओके, सो आई जस्ट रिमूव दिस पार्ट ऑल्सो. नाउ लेट मी मूव ऑन टू दी अदर पार्ट. ऑब्वियसली राइटर्स के ऑपोजिट होते हैं बायर्स. सो राइटर्स जब मार्केट में आके माल बेचना चालू करते हैं कि 140 का मैं 11 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ, बायर्स आके उसका कॉल बाय कर लेते, सेलर्स कॉल सेल करते हैं, राइट, एंड बायर्स बाय करते हैं. अभी आप खुद ही बताओ, अगर सेलर कॉल राइट कर रहा है इसका मतलब वो बियरिश है, बिकॉज उसे लगता है 140 के ऊपर टाटा मोटर जाने ही नहीं वाला है. सो लॉजिकली जितने ज़्यादा कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े रहेंगे इसका मतलब यही है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढ रहा है. अगर 140 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है इसका मतलब 140 उसका रेजिस्टेंस है. एज आई सेड दैट द राइटर्स आर द सेलर्स इन द मार्केट. तो जब तक सेलर्स नहीं आएंगे तब तक बायर्स नहीं आएंगे. तो सेलर ने सेल किया तभी तो कॉल का ऑप्शन क्रिएट हुआ ना. तो जहाँ सबसे ज़्यादा सेलर खड़े हैं वो आपका रेजिस्टेंस हो गया. इसके ऊपर मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है जाने का. सो वी विल सी कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. सो राइटर्स आर द सेलर्स, बायर्स आर द इन्वेस्टर्स, और इन दोनों को जो मिलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म पे वो है आपके ब्रोकर्स. ठीक है, सो ब्रोकर्स आर द मार्केट मेकर्स, वो बायर और सेलर को मिलाते हैं. सो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हो, आपको जो ऑर्डर बुक में सेलर्स दिखते हैं उन लोग ने सेम एक्सचेंज को अपने सेल ऑर्डर्स दिए, और एक्सचेंज वाया ब्रोकर एंड द डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दे गिव द एक्सेस टू द ब्रोकर्स. So not important for you, but just to understand, writers are the sellers, buyers are the investors, brokers are the market makers. So how to trade intraday or weekly expiry, right? तो उसके चार बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज यू शुड नॉट ट्रेड ब्लाइंडली इन द मार्केट. देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो FII यानी फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक LIC, आपका GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड ऑल दोज थिंग्स. इनका मूवमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे एक सेंटिमेंटल व्यू मिलता है आपको क्या हो रहा है मार्केट में. इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट गिव्स यू अ डायरेक्शन. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज इंडेक्स मूविंग विदाउट सपोर्ट ऑफ फेयरली लार्ज स्टॉक्स. तो आज क्या हुआ मार्केट में? आज सेंसेक्स 330 पॉइंट ऊपर था, बट सारे स्टॉक्स जो हैवी वेट है, रिलायंस, कोटक, L&T, ये सारे फ्लैटिश थे, राइट. रिजल्ट क्या हुआ उसका? रिजल्ट था कि मार्केट विद इन 1 hour or 2 hours minus 200 points चला गया सेंसेक्स, राइट. It is because if the laggards, if the leaders of the index are not participating in the growth of the intraday movement of the stock of the index, it is very unlikely that it will sustain this thing, right. ये कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, बट एक डायरेक्शन है आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए. अगर टॉप 10 गेनर्स में ये स्टॉक्स नहीं है, रिलायंस, L&T, HDFC, कोटक एंड यू नो लाइक अल्ट्राटेक, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, ये सब नहीं है, मतलब मार्केट का मूड इतना अच्छा नहीं है फ्रॉम दी इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव. या तो मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है वो कंसोलिडेशन फेज में, तो इन लार्ज स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है. सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट द अपसाइड इज कैप्ड. ओके, सो जस्ट रिमूव ऑल दिस. India VIX level, I will show you what is this VIX, what do you mean by VIX. We have understood that VIX in my earlier video, but VIX is basically volatility index. कि कितना वोलेटाइल है मेरा इंडेक्स. आज अगर निफ्टी 11,900 पे है, कल अगर 12,200 पे जाता है, तो काफ़ी वोलेटाइल, एक दिन में 300 पॉइंट का मूवमेंट है. तो जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में फियर बढ़ जाता है, राइट. एक्चुअली उल्टा होता है, फियर बढ़ता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, या ग्रीड बढ़ता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है. अभी मार्केट में फियर ज़्यादा है, जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट मार्केट में फियर ज़्यादा है, बिकॉज इतना ज़्यादा भाग चुका है एंड इकोनॉमिक्स उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, रिजल्ट्स उतने ग्रेट नहीं. आज आपने बजाज फिनसर्व का रिजल्ट भी देखा ही रहेगा. सो मार्केट में फियर ज़्यादा है. सो विक्स अभी 23 के लेवल्स पे है. यूजली 21.50 के लेवल्स को क्रॉस करता है विक्स, तो 80% ऑफ द टाइम्स हमने देखा लास्ट 6 महीने में 1 to 2% का करेक्शन आता है निफ्टी में. करंटली 23 के लेवल्स पे विक्स, विच इज़ वन ऑफ द रीजन व्हाई आई हैड शॉर्टेड द मार्केट टुडे.
I was having a put, I had traded in a put. I will tell you how I identified that put. एंड साइज ऑफ योर ट्रेड. सो ये अभी 1992 का जो हर्षद मेहता का आपने देखा है वीडियो, उसको देख के ज़्यादा जोश में मत आइए. रिटेल इन्वेस्टर हो, मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार का एक्सपोजर रखो एंड 20-30% का स्टॉप लॉस रखो. मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मार्केट का डायरेक्शन समझने का कोशिश करो और राइड द वेव, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट. साइज ऑफ ट्रेड वेरी लो, 10-15 हज़ार से बड़ा कोई ट्रेड करो मत ऑप्शन में, क्योंकि उससे कम का आप करोगे तो ज़्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे मूवमेंट हमेशा वोलेटाइल नहीं मिलेगा आपको. तो यू नीड टू साइज योर ट्रेड बट डोंट मेक इट बिगर. 10-15K इज गुड इनफ. ये भी अगर को आप सोफिस्टिकेटेड थोड़े इन्वेस्टर हो, आप ये चारों पॉइंट देख रहे हो तो, वरना आप ऑप्शन ट्रेडिंग नॉर्मल इन्वेस्टर्स को करना ही नहीं चाहिए. So let us see all the points. The first point that I mentioned over here was read the FII data and DI movement and India VIX level and size of your trade. Okay, so what we'll do is I will just take you down to the things that I really look at. Okay, so ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, आप इधर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है. तो ये डे वाइज बताता है FI ने कितना इन्वेस्ट किया है, डोमेस्टिक लोगों ने कितना सेल किया है. FI अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स है, DI अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, जैसे LIC है, GIC है और NHB या टाइप्स ऐसे जो भी लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इंडिया के, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ECGC, एक्सपोर्ट बैंक्स, SBI के सब्सिडीज एंड ऑल दोस थिंग्स. सो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि FII तो धीरे धीरे बाय कर रहा है एंड क्लोज टू दैट अमाउंट DII सेल कर रहा है. सो ये एक्चुअली थोड़ा मिथ है कि DII सेल कर रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, या FII बाय कर रहा है तो थोड़ा पॉजिटिविटी है. एक्चुअली होता क्या है कि इनके साइज, इनके ट्रेड्स इतने बड़े होते हैं FIIs के, कि उनका फुलफिलमेंट DII ही कर पाता है. रिटेल के पास ना उतना स्टॉक्स होते हैं, ना उतना दम होता है कि वो FI के ट्रेड्स को पचा सके या उनके ट्रेड्स को फुलफिल कर सके. तो अगर ये 2000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो सामने 1600 करोड़ का माल बिकना भी तो चाहिए, या 2000 करोड़ का माल बिकना भी तो चाहिए. सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FI के बीच में जो रिलेशन है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट व्हाट आर द ग्लेरिंग थिंग्स दैट यू नीड टू डू is you have to see that there is a consistent selling by DII. ये क्यों होता है? बिकॉज इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, बहुत कंजर्वेटिव है. ये ऊपर के लेवल्स पे ज़्यादा रुकते नहीं है अनलेस एंड अनटिल इफ इट दे आर हेज्ड. सो व्हाट दे आर डूइंग इज द म्यूचुअल फंड्स और द इंश्योरेंस कंपनी मस्ट बी बुकिंग सम प्रॉफिट्स, राइट, एंड दिस आर लार्ज प्रॉफिट. 1600 करोड़ एक दिन में बुक करना इज लार्ज प्रॉफिट. एंड नेट इस पूरे महीने में उन्होंने 12,000 करोड़ की सेलिंग की है और FII ने क्लोज टू देखो उतनी की बाइंग की है. ये आसपास ही रहेगा. जैसे मैंने बताया कि इनके जो ऑर्डर इतने बड़े होते हैं FI के, उनको फुलफिल करने के लिए DII को ही आगे आना पड़ता है. DIIs में काफ़ी सारे हेज फंड्स भी हैं इंडिया में जो इतने बड़े बड़े ट्रेड्स करते हैं, बट ऑब्वियसली आपको उसके डिटेल्स काफ़ी सारे ऐप्स एंड BSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा कि कौन है, किसने इन्वेस्ट किया है, हु आर द FIs एंड DIIs. ओके, सो ये एक इंडिकेशन है, इट विल गिव यू द मूड ऑफ द मार्केट. सो टुडे वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू शॉर्ट द मार्केट वाज द कंसिस्टेंट सेलिंग बाय DII. It was not an indication, but I felt that today is again one of the day where the DIs will sell, because the market was not, the big stocks were not participating, the favorite stocks were not participating. ठीक है, सो ये अपना पहला पॉइंट खत्म हो गया. FI और DI का मूवमेंट पढ़ लो. इंडेक्स मूविंग विदाउट सपोर्ट ऑफ फेयरली लार्ज स्टॉक्स, ये भी आप कवर कर सकते हो. मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. मैं reddit.com प्रेफर करता हूँ बिकॉज थोड़ा इजी है समझने को, काफ़ी बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में बताया उन्होंने. अभी आप देखो यहाँ पे मेरी पांचों जो टॉप गेनर्स उसमें मेरी पांचों फेवरेट कंपनीज नहीं है जो मार्केट को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं हायर लेवल्स पे. ना आपको रिलायंस दिख रहा है, ना LNT दिख रहा है. HDFC देखो सिर्फ 1.66% चला है, राइट. सो इतना ज़्यादा अगर मार्केट नहीं भागेगा, मार्केट इतना ऊपर के साइड पे अगर रिलायंस और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS भी मुझे नहीं दिख रही इसमें, अगर वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो हायर लेवल्स पे ये मार्केट सपोर्ट नहीं कर सकते. कल का अगर आपने देखा रहेगा तो कल TCS, इन्फोसिस, विप्रो ये सारे ऊपर थे कल परसों, विच इज़ अ क्वालिटी स्टॉक्स. एंड ये स्टॉक्स अगर ऊपर हैं तो विच इज़ अ सेफ साइड, बट आज नहीं थे. सो आपने देखा ये डिप कैसे आया, ये डिप क्यों आया, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आज. सो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया. इंडेक्स मूवमेंट, इंडिया विक्स लेवल आप गूगल कर सकते हो. इंडिया विक्स क्या चल रहा है अभी, आप सीधा इंडिया विक्स लिख दो, विच वोलेटिलिटी इंडेक्स. देखिए क्लोज टू 23 चल रहा है अभी, और जैसे ही ये 23 हुआ उसी टाइम पे देखो मार्केट कैसा रिएक्ट कर गया, राइट. ये टेक्निकल लेवल्स है. 23 के लेवल पे अपने आप काफ़ी सारे सिस्टम भी सेलिंग का ऑर्डर दे देते हैं जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं.
अभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए 1 साल का विक्स देखिए, ये है 23 मार्च का वो ब्लैक डे, ब्लैक मंडे बोल सकते हैं आप 23 मार्च को, जिस दिन विक्स देखिए 83 पहुंच गया था और मार्केट ने लोअर सर्किट मारा था। तो विक्स जैसे ऊपर जाता है मार्केट में फियर बढ़ जाता है एंड मार्केट में गिरावट आनी चालू हो जाती है, और विक्स जैसे ही फ्लैट होता है मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है। तो अगर एज अ डे ट्रेडर आप सिर्फ इतना भी देखो 1 महीने में क्या हो रहा है विक्स में, तो आपको समझ जाएगा कि आपको 1 महीने का पोजिशनल कॉल क्या लेना है। अगर हायर लेवल्स पे है जैसे अभी है तो नया पोजिशन लेने का कोई सवाल नहीं उठता, बिकॉज थोड़ा कूल ऑफ होगा विक्स में। बट अगर लोअर लेवल्स पे है और बहुत ही हाई लेवल पे आ गया है तो अब बनता है सवाल कि आप पैसा लगाओ, क्योंकि 83 का विक्स मतलब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में। यही हुआ था उस दिन, 7,800 पहुंच गया था निफ्टी। ओवरसोल्ड जोन से आप देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया आज निफ्टी, 12,000 के आसपास, 5,000 की रिकवरी सिर्फ 6 महीने के अंदर। So VIX is an indication, India VIX, which is the volatility index, right? So this is the 4th parameter, and size of your trade I've already explained. So another interesting things that I want to explain you is basically on the option chain, right? Option chain में आपने काफ़ी कुछ देखा रहेगा। तो एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स, फ्री अकाउंट बना सकते हो आप, और इधर आप जा सकते हो ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने बायर और सेलर्स खड़े हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है जो स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उधर 2 चीज़ आपको देखने मिलेगी। आप पहले अपना सिलेक्ट कर लो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और एक्सपायरी कौन सा है। मैंने निफ्टी एंड 22 अक्टूबर लिया है। तो इधर आपको दिखेगा कि ये रेड है जो वो पुट राइटर्स है। सो हमने जाना है कि पुट राइटर्स कौन होते हैं और कॉल राइटर्स कौन होते हैं। अभी आप समझिए कि पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स एक्चुअली में क्या होते हैं। सो लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड, ओके। सो कॉल राइटर क्या बोलते हैं? कॉल राइटर बोलता है कि आई एम रेडी टू सेल एट दिस पॉइंट। अगर वो सेल के लिए बोल रहा है मतलब वो बियरिश है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। वो बोल रहा है मेरा कॉल बेच रहा हूं मैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा। सेम होगा पुट क्या बोलेगा? पुट का इनहेरेंट मतलब क्या होता है? बाइंग का पुट मतलब आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा, लेकिन आप जब पुट सेल करते हो तभी तो मार्केट बनेगा, राइट? जब पुट सेल करते हो मतलब आपको लग रहा है कि इसके नीचे तो मार्केट जा ही नहीं सकता, तो इसके नीचे तो पुट रख के कोई फायदा नहीं है, मेरे पास मैं पुट रखूँ क्यों, मैं सेल करके प्रीमियम ले लेता हूँ, क्योंकि इसके नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं। सो जितना पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खड़ा रहेगा मार्केट का वो सपोर्ट जोन बन जाता है, जितना कॉल ऑप्शन खड़ा रहेगा उतना रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, राइट? मतलब इसके ऊपर कॉल ऑप्शन वाले कंफर्टेबल नहीं है, वो बेचना चालू कर रहे हैं। इसके नीचे पुट ऑप्शन वाले कंफर्टेबल नहीं है, उनको लगता है इससे नीचे तो मार्केट जाएगा ही नहीं। तो ये दोनों के बीच में जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होगा, ऑप्शन का एक्सपायरी वहीं पे होगा और ऑप्शन का रेंज भी वहीं से बनेगा, ठीक है। सो याद रखिए कॉल जब से जा रहा है जहाँ पे सेल हुआ है वो रेजिस्टेंस जोन है, और पुट जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो सपोर्ट जोन है। अब देखिए आप क्या हुआ इधर। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस रेड वाज अप टिल हियर, राइट? सुबह ये 12,000 का जो आपको दिख रहा है, ये देखिए 12,000 दिख रहा है आपको, 12,000 का जो ये स्ट्राइक है ये सुबह यहाँ पे था रेड इसका। बट एज एंड व्हेन वी वर लुकिंग एट दिस चार्ट, द ओपन इंटरेस्ट चार्ट, द पुट स्टार्टेड गोइंग डाउन, राइट, एंड द कॉल स्टार्टेड गेटिंग अप। अगर कॉल ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस। और पुट बढ़ रहा है तो सपोर्ट, लेकिन पुट इधर घट रहा है मतलब सपोर्ट टूट रहा है, पुट यहाँ पे घट रहा है, राइट? पुट कॉल से कम है, कॉल इज ग्रीन कलर। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं बाकी सबको हटा देता हूँ, सिर्फ इन दोनों को रखता हूँ। देखिए ग्रीन इज योर कॉल, रेड इज योर पुट। तो कॉल काफ़ी ज़्यादा है पुट से, ग्राफ में दिख रहा है। कॉल ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है 12,000 पे, पुट कम है मतलब इधर सपोर्ट टूट रहा है। और सपोर्ट कहाँ तक टूट रहा है? यहाँ पे देखो कॉल और पुट ऑलमोस्ट सेम है 11,900 पे, और यहाँ पे क्या है? कम है, राइट? कॉल ज़्यादा है। तो आज मार्केट कहाँ बंद हुआ? आप खुद ही देख लो निफ्टी में मार्केट कहाँ बंद हुआ है, 11,937 में। क्यों बंद हुआ इधर? बिकॉज सिंपल है, 9,050 पे अच्छा 900 पे अच्छा खासा पुट भी है, कॉल भी है, तो मार्केट इनडिसाइसिव है। यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे 11,900 को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। बट यहाँ पे क्लियर है 12,000 जाएगा, सेलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स खड़े हैं। यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस है, मार्केट दोनों के बीच में रहेगा, राइट? सो जब इधर कॉल बढ़ रहा है, आपको ये देखना है कंटिन्यूसली, हर 15 मिनट में अपडेट करके फ्री प्लान में।
अगर ये बढ़ रहा है कॉल और ऑप्शन का पुट कम हो रहा है तो विद इन मिनट्स ऑप्शन गिर सकता है, कभी भी ऑप्शन गिरना चालू हो जाएगा, मतलब मार्केट गिरना चालू हो जाएगा एंड आप पुट बाय करके आराम से कमा सकते हो। आज के दिन पे एक पुट था 11,900 का जो 26 रुपये से 147 रुपीज़ गया केवल 25 मिनट में। 25 मिनट्स में 7x गया ये भाव। ये तभी हुआ जब ही 12,000 पे पुट वाले भाग गए और कॉल वाले खड़े थे, और पुट वालों के भागने की वजह से मार्केट में कॉल्स के इतने कॉन्ट्रैक्ट देख के स्क्वायर ऑफ होना चालू हो गया पोजीशंस, और फ्यूचर्स और कैश मार्केट में सेलिंग आ गई। तो ये सेंटीमेंट आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सेम चीज़ आपको टैबुलर फॉर्म में NSE की वेबसाइट पे भी मिल जाती है। कॉल्स है, पुट्स है, और आप देख सकते हो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स बनाए। तो कॉल्स का जहाँ पे एंड हो रहा है 11,950 देखिए ये है, और ये पुट्स का है। सो नेट इतना है, आप सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हो। सो ये कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन हुआ है, मतलब आज के दिन पे कितने नए कॉन्ट्रैक्ट बने। सो अगर आप ऐसे विजुअली देखो तो आपको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिख रहा है, 12,200 पे प्लस में, मतलब 12,200 तक की कॉल सेल की गई है। मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश भी हो सकता है 12,200 तक का। एंड यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, मतलब कॉल वाले बोल रहे 11,900 के नीचे तो जाएगा ही नहीं। ये क्यों कॉल वाले ने कॉल लिया रहेगा ऐसा, क्योंकि इतने पुट खड़े इधर, इतने ज़्यादा पुट जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ पे कॉल वाले कम खड़े रहेंगे, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करके जाएंगे, राइट, क्योंकि चांसेस है कि पुट वाले सपोर्ट दे देंगे मार्केट को यहाँ पे। सो पुट का मतलब होता है सेल करना, बट जब आप पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हो ऑप्शंस में तो वो अपोजिट साइड पे होता है, उसका मतलब सपोर्ट होता है। थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, आप ये वीडियो को एक दो बार देख लो, आपको समझ जाएगा। सो आई guess I was clear. If not, you can comment and check with me if you have any doubts. Sorry, थोड़ा वीडियो लंबा बन गया।